बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी जूलॉजी टीचर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर करे थे। फॉर एग्जांपल हमने गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर किया था, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कवर करे थे, हम लोगों ने अमाइनो सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में। अब दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब है ना, लेकिन दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अगर आप कोई भी एग्जाम्स देते हो, चाहे बोर्ड्स दे रहे हो, सीयूईटी दे रहे हो या आप दे रहे हो नीट का एग्जाम, है ना, या मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में। प्लस आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो आपको दिख गया होगा, और हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब इस लेक्चर में यही दो टॉपिक क्यों, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बच्चों, अगर हम आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें बस बहुत सारी डिजीज़ के नाम दे रखे हैं और उसके बारे में फिर आपको कुछ कॉमन सिम्टम्स बता दिए गए हैं, प्रिवेंशन बता दिया गया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया गया है। बट हमें वो जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में भी पढ़ना है इंडिविजुअली, ठीक है। तो वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं और एंड टॉपिक रहेगा प्रिवेंशन, हम लोग कैसे कर सकते हैं एसटीडी से। अब आज का टॉपिक ये है और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इनफर्टिलिटी कवर कर लेंगे, यानी कि आपका पूरा चैप्टर 3 लेक्चर्स में खत्म। और ये जो आज की क्लास होने वाली है छोटी रहने वाली है और दूसरी क्लास भी छोटी रहेगी, तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एमटीपी बच्चों। जब हम लोग एमटीपी की बात करते हैं तो एमटीपी के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज अबॉर्शन, है ना। अबॉर्शन वर्ड यूज़ करते हैं। अब अबॉर्शन को हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने लीगलाइज करा इन 1971, बट कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहा था किसका, फीमेल फीटिसाइड का। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस टर्म के बारे में, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। फीमेल फीटिसाइड यानी कि जब अमाइनोसेंटेसिस के, एमनियोसेंटेसिस के बारे में जान के, एमनियोसेंटेसिस से जान के कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल, तो अगर फीमेल हो रही थी तो वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा रहा था बहुत हाई रेट पे, है ना। तो इसको डिक्रीज करने के लिए एक तो क्या करा गया, कुछ लीगल टर्म्स लगाए गए अबॉर्शन के केसेस में, और दूसरी चीज़ क्या करी गई, एमनियोसेंटेसिस को, एमनियोसेंटेसिस को क्या किया गया, बैन करा गया। अब जब एमनियोसेंटेसिस को बैन किया और फीमेल फीटिसाइड के रेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया था, ठीक है। अब वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्या लगाई गई, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि अगर एक विमेन कंसीव कर रही है या अनवांटेड प्रेगनेंसी है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी के केस में अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या, अगर कुछ हार्मफुल प्रेगनेंसी है, हार्मफुल प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बात करी थी, है ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या केस था, जब आपका ब्लास्टोसिस्ट आके एंडोमेट्रियम, यूट्रस के एंडोमेट्रियम की जगह कहाँ जाके एम्बेड हो रहा था, फेलोपियन ट्यूब में एम्बेड हो जा रहा था। अब जब वो फेलोपियन ट्यूब में एम्बेड होगा तो ग्रो भी वहीं करेगा, और अगर वो ग्रो करेगा तो यूट्रस में स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फेलोपियन ट्यूब, है ना। तो अगर वो वहाँ पर ग्रो कर रहा है तो देयर कैन बी चांसेस जब फेलोपियन ट्यूब क्या हो जाए, फट जाए, है ना, डैमेज हो जाए, फटे ना तो भी डैमेज हो जाए। तो इन हार्मफुल चांसेस में भी क्या किया जाता है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं क्या, अबॉर्शन सजेस्ट करते हैं। थर्ड केस कुड बी रेप। अगर रेप केसेस में क्या होता है, अगर विमेन कंसीव कर लेती है बाय एनी चांस तो उसको भी अबॉर्ट करवाया जा सकता है इजीली। दी ओनली केस जहां अबॉर्शन लीगल नहीं है वो ये है कि अगर फीमेल है फीटस और फिर आप अबॉर्ट करा रहे हो तो दैट इज़ इलीगल, है ना, खराब चीज़ है, कराना नहीं चाहिए, है ना। लड़कियों की भी उतनी ज़रूरत है जितनी लड़कों की है, ठीक है। तो अब जब हम लोग अबॉर्शन की बात करते हैं तो अबॉर्शन फर्स्ट 3 मंथ्स में करवा सकते हैं ना, ज़्यादा रिस्क नहीं होता। यानी कि मैं अगर लिखूं तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही
क्या करवाया जा सकता है, अबॉर्शन कराया जा सकता है। यानी कि जैसे ही एक विमेन सेकेंड ट्राइमेस्टर में कदम रखती है उस टाइम पे अबॉर्शन हो जाता है रिस्कियर, क्योंकि फीटस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सिर्फ क्या कराया जा सकता है, अबॉर्शन कराया जा सकता है। अब अबॉर्शन कैन बी डन बाय टू प्रोसेसेस। टू प्रोसेसेस, सर्जिकल प्रोसेस हो सकता है या फिर कुछ मेडिसिन के यूज से भी क्या कराया जा सकता है, अबॉर्शन कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक मेडिसिन है जिसका नाम है RU486। दूसरा नाम क्या है इसका, मिफप्रिस्टोन। अब ये जो मिफप्रिस्टोन है बच्चों, ये क्या करती है, ये ना बहरूपिया है ना। ये प्रोजेस्टेरॉन की तरह दिखती है लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का उल्टा काम करेगी। यानी कि अगर प्रोजेस्टेरॉन यूज ही किस लिए होता है, प्रोजेस्टेरॉन यूज होता है बच्चों टू मेंटेन प्रेगनेंसी। अब इसको तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, तो ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की कोशिश करेगा। अब कैसे टर्मिनेट करा है, पहले तो ये जो मिफप्रिस्टोन है ये वर्क करता है एज एंटागोनिस्टिक टू प्रोजेस्टेरॉन। यानी कि इसके अंदर जो भी स्टेरॉइड डाला गया है वो कैसे वर्क करेगा, दैट वर्क एज एंटागोनिस्टिकली टू प्रोजेस्टेरॉन। वो स्टेरॉइड क्या करता है, जाके प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स पे बाइंड कर लेगा। अब जैसे ही आपके मिफप्रिस्टोन के स्टेरॉइड ने प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स पे बाइंड कर लिया है, यानी कि अब प्रोजेस्टेरॉन के पास तो जगह ही नहीं है, क्या करेंगे, बाइंड नहीं करेंगे तो काम शुरू नहीं होगा, जिसके वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हो जाता है डिक्रीज। अब हमें प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चाहिए ज़्यादा, है ना, प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो क्या हो रहा है, क्योंकि उस बहरूपिये ने आके बाइंड कर लिया है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा बच्चों तो क्या होगा, आपका जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन करेगी। अब सोचो, जिस दीवार पे आप चढ़ रहे हो, है ना, जिस दीवार पे आप चढ़ रहे हो वो दीवार ही टूट जाए तो आप क्या उधर उसी दीवार पे रह जाओगे, नहीं रहोगे ना, गिर जाओगे। सेम जिस एंडोमेट्रियम पे ब्लास्टोसिस्ट आके एम्बेड हुआ था, अगर आप उसी एंडोमेट्रियम को ब्रेक डाउन कर दोगे तो ब्लास्टोसिस्ट क्या कर लेगा, है ना, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम को सबसे पहले क्या किया जाता है, एंडोमेट्रियम को ब्रेक किया जा रहा है। एंडोमेट्रियम को ब्रेक करने के बाद फिर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू करेगा, है ना, कॉर्पस एल्बिकन्स में बनना शुरू करेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, डीजनरेट होना शुरू कर देगा। और ब्लास्टोसिस्ट भी क्या होगा, डिटैच हो जाएगा फ्रॉम एंडोमेट्रियम। अब ब्लास्टोसिस्ट भी डिटैच हो गया है ना, एंडोमेट्रियम भी टूट गई है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या कर रखा है, कॉर्पस ल्यूटियम भी कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो जिसके वजह से क्या होगा, कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे जो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल HCG, है ना, HCG भी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो जिसके वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो सकता है इस तरह की टैबलेट्स को या मेडिसिन को यूज करके। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या हो गया, मैकेनिज्म सिर्फ इतना है कि बहरूपिया आया, है ना, वो स्टेरॉइड हार्मोन आया और उसने प्रोजेस्टेरॉन की जगह ले ली। अब प्रोजेस्टेरॉन के पास जगह नहीं है तो वो काम कहाँ करेगा, तो ऐसे करके ये सारा प्रोसेस हुआ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस RU486 के अलावा कोई और मेडिसिन बता दो मैम, मतलब पूछ सकता है ना, इसके अलावा कोई और मेडिसिन बता दो, तो आप बता सकते हो कि मीथाट्रेक्सेट को हम लोग कंबाइन करके मीजोप्रोस्टॉल के साथ भी यूज कर सकते हैं एज अबॉर्टिंग सब्सटेंस। किसको, मीथाट्रेक्सेट को विद
किसके साथ? मीजोप्रोस्टॉल के साथ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि RU486 फर्स्ट 7 वीक्स के अंदर यूज़ कर लिया जाए तो बेटर रहता है, यानी कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा था किसके बारे में? MTP के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा STDs, है ना। MTP, STD सारे आज ऐसे ही वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जब हम लोग बच्चों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बात करते हैं तो ये वो डिजीजेस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसफर हो रही हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। कोई नॉर्मल पर्सन है, बीमारियों से दूर है, लेकिन एक गलती, है ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्स या कॉइटस क्या कर सकता है? एक इन्फेक्टेड पर्सन की बीमारी को ट्रांसफर कर सकता है, किससे? किसके पास? एक अनइन्फेक्टेड पर्सन के पास। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि कैसे कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है। ट्रांसमिशन पता है ना, ट्रांसमिशन यानी कि कैसे कैसे, किस किस तरह से, किस किस वे में ये ट्रांसमिशन की जा सकती है। तो जो बच्चों सबसे पहला तरीका है वो क्या है? वो है थ्रू सीमेन। सेकेंड कैसे ट्रांसफर हो सकती है? थ्रू वजाइनल फ्लूइड्स। ठीक है, थर्ड कैसे ट्रांसमिट हो सकती है? थर्ड हो सकती है थ्रू ब्लड। यानी कि मैं ओवरऑल कह सकती हूं कि यूजिंग बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू क्या हो रहा है? ये ट्रांसमिशन हो रही है। अब सीमन का समझ आता है कि नॉन इन्फेक्टेड पर्सन का सीमन एक नॉन इन्फेक्टेड अनइन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में जाएगा तो देयर कैन बी चांसेस, कैन बी क्या मतलब हो ही जाएगा, STD कैन गेट ट्रांसमिटेड। वजाइनल फ्लूइड का भी समझ आता है। ब्लड से कैसे हो रहा है यार? मतलब ब्लड से कैसे हो जाएगा ट्रांसमिशन? कैसे एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में आ जाएगी फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन? कैसे आ सकती है बताओ, सोचो। अब ब्लड के अंदर बच्चों हो सकते हैं बहुत सारे केसेस। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग पहला केस पढ़ सकते हैं वो ये है कि मान लो, है ना, मान लो कि कोई पर्सन है जो हॉस्पिटल गया है फॉर रेगुलर मेडिकल चेकअप। अब उसमें ब्लड टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे और टेस्ट होते हैं। अब डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, है ना। डॉक्टर ने क्या किया कि उस पर्सन से पहले एक इन्फेक्टेड पर्सन आया था जिसकी सिरिंज यूज कर ली डॉक्टर ने टू गेट ब्लड फ्रॉम नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। अब जब सेम सिरिंज यूज होगी वो सिरिंज जाएगी बॉडी के अंदर यानी कि ब्लड वेसल के अंदर, क्योंकि वहां से ब्लड खींचना है। तो वो जो इन्फेक्टेड पर्सन का कुछ ब्लड उस सिरिंज पे रह गया था वो एक अनइन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में चला जाएगा। अब वो जैसे ही जाएगा तो क्या हो सकता है? STDs विल गेट ट्रांसमिटेड। तो यूजिंग सिरिंजेस, एक इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज यूज करके भी क्या हो सकता है? STD ट्रांसमिट हो सकती है। सेकेंड कुड बी, सोचो कोई पर्सन है, बड़ा अच्छा इंसान है यार, कि एक्सीडेंट हुआ है और वो सेवियर की तरह पहुंचा है एक पर्सन की जान बचाने के लिए। बट हुआ क्या कि वो पहुंच तो गया जान बचाने के लिए, है ना, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या कुछ STD उस पर्सन में है जिसका जिसका एक्सीडेंट हुआ है। अब वो तो पहुंच गया, ठीक है। अब मान लो कि जो बचाने के लिए पहुंचा है, जो अनइन्फेक्टेड पर्सन बचाने के लिए पहुंचा है, उसके हाथ में कहीं कट लगा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश कट है ना। तो अगर वो एक्सीडेंट वाले पर्सन को उठाएगा तो क्या होगा? उसका ब्लड, एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड उस कट के थ्रू ट्रांसफ्यूज कर जाएगा किसकी बॉडी में? एक अनइन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में, जिसके वजह से STD क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। नाउ थर्ड केस कुड बी ब्लड डोनेट करना। अब अगर एक अनइन्फेक्टेड पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन को ब्लड डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है उसका। लेकिन अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड गलती से भी
किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में डाल दिया गया तो एसटीडी होगी ही होगी, क्योंकि ट्रांसमिशन होगा ही होगा। तो अगर ब्लड लेने जा रहे हो और ब्लड देने भी जा रहे हो तो प्लीज़ सारे टेस्ट, हॉस्पिटल ऑलरेडी करता है, सारे टेस्ट चेक करके फिर ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करा जाता है। बट इन केसेस अगर कभी ध्यान नहीं गया और रिपोर्ट गलत आ गई या कुछ भी हो गया तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है। करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि मतलब इनके अलावा क्या ऐसा होता है कि अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन को छू दो, है ना, कि मान लो कोई पर्सन है जिसको एसटीडी है, एड्स है, कुछ भी है ना, आपने उसको टच कर लिया तो क्या तब भी ये डिजीज़ फैल सकती है? तो बच्चों नहीं, है ना। टच करने से, सेम जगह बैठने से, सेम चीज़ें यूज़ करने से ये डिजीज़ेस नहीं फैलती हैं, ठीक है। तो अगर किसी को एसटीडी है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको टच करोगे आप उससे दूर भागो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू बी मोर इमोशनली अवेलेबल फॉर दैट पर्सन, है ना, ठीक है। अब अगर मैं कॉमन सिम्टम्स की बात करूं बच्चों, कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस, अगर मैं एसटीडीज़ की बात कर रही हूँ तो कुछ कॉमन सिस्टम हो सकते हैं वेट लॉस। वेट लॉस के अलावा क्या हो सकते हैं कुछ कॉमन सिम्टम्स? वेट लॉस हो सकता है। अब वेट लॉस हो गया, ठीक है, फटीग रहेगा बॉडी में, ठीक है। अगर विमेन है तो स्टिल बर्थ होंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। कितनी बार वर्ड यूज हो गया ना ये, तो भूलना नहीं है ना, हर बार समझा रही हूँ, भूलना नहीं है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं, मिसकैरेजेस के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं सिम्टम की बात करूँ, अगर किसी पर्सन में क्या है, अगर किसी पर्सन में एसटीडी है तो ये सारे केसेस हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं, इनफर्टिलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये कुछ क्या हो गया, इंट्रोडक्शन टाइप हो गया एसटीडीज़ के बारे में। हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हम लोग बहुत सारी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी नहीं है बट हाँ कुछ डिजीज़ेस के बारे में जो आपकी एनसीईआरटी में जिनका सिर्फ नाम दे दिया गया है, तो उन डिजीज़ेस के बारे में हमें क्या करना है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो पहली डिजीज़ है बच्चों, जो पहली डिजीज़ है दैट इज़ क्लेमाइडिया। क्या है? क्लेमाइडिया। फर्स्ट डिजीज़ इज़ क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया कॉज होता है बाय अ पैथोजन। क्या नाम है उस पैथोजन का? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इस पैथोजन का क्या नाम है? इस पैथोजन का नाम है बच्चों क्लेमाइडिया। एक मिनट, गलत लिख रही हैं मैम, क्यों गलत लिख रही हैं प्लीज मुझे बताएगा कोई? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो ये वो पैथोजन है जो क्लेमाइडिया या क्लेमाइडियसिस क्या करता है, कॉज करता है किसी भी पर्सन में। अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें बच्चों, तो सिम्टम्स कुड बी, एक तो अनयूजुअल, अगर विमेन है तो उसके अंदर क्या होगा, अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज रहेगा। वजाइनल डिस्चार्ज कॉमन है, अगर हम लोग विमेन की बात करें तो वजाइनल डिस्चार्ज इज कॉमन, बट बहुत ज़्यादा होना कुड बी हार्मफुल, है ना। कुछ गड़बड़ हो रही है उस विमेन के सिस्टम में, उस विमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तभी ज़्यादा अनयूजुअली बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड कुड बी पेन या फिर इरिटेशन while passing यूरिन, है ना। अगर यूरिन पास कर रहे हो, यूरिन पास करते समय क्या हो रहा है, पेन हो रहा है या क्या हो रही है, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो क्या हो सकता है, ये भी एक तरह का सिम्टम है किसका, क्लेमाइडियासिस का। इसके अलावा
क्या तीसरा, अगर हम लोग पर्टिकुलरली विमेन के बारे में बात करें तो ब्लीडिंग हो सकती है बिटवीन पीरियड्स, यानी कि दो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में भी अनयूजुअल ब्लीडिंग होना कुड बी अ सिम्टम ऑफ क्या, क्लेमाइडियासिस। अब ये अनयूजुअल ब्लीडिंग आप बोलोगे मैम स्पॉटिंग भी हो सकती है, बट स्पॉटिंग कभी कभी होती है, बहुत रेगुलर में हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना। उस पर्सन को क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कुड बी, अगर हम लोग और सिम्टम्स की बात करें तो क्या हो सकता है, अगर पर्टिकुलरली मेल के बारे में बात करें, मेन के बारे में बात करें, तो पेनिस से भी डिस्चार्ज हो सकता है। पेनिस से क्या हो सकता है, एक अनयूजुअल डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं किसके, ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं क्लेमाइडिया के। अब जब हम लोग क्लेमाइडिया पढ़ चुके हैं तो आपको इसका कॉजिंग एजेंट याद होना चाहिए, कॉजिंग एजेंट के अलावा सिम्टम्स कुछ पता होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए कब हो जाता है, जब आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, है ना। बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपको इस पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में पूछ लिया तो आपके पास लिखने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना बच्चों, है ना। सिम्टम्स होने चाहिए, कौन कॉज कर रहा है, क्या डिजीज़ है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिजीज इज गोनोरिया। स्पेलिंग देख लेना यार, है ना, थोड़ी सी स्पेलिंग हो सकती है खराब, बट नेक्स्ट डिजीज इज गोनोरिया। अब जब हम लोग गोनोरिया के बारे में बात करते हैं तो इसका जो कॉजिंग एजेंट है दैट इज निसेरिया गोनोरिये, नीसेरिया गोनोरिये। अब एक बात बताओ यार, ये मैं अंडरलाइन क्यों कर रही हूँ, मतलब मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ ये अंडरलाइन करने की, क्योंकि बच्चों साइंटिफिक नेम है, और साइंटिफिक नेम जब भी हम लोग लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल, बाकी सब क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। स्पीशीज और जीनस का नाम लिखते हैं और उसको अंडरलाइन किया जाता है, और यही अगर मैं टाइप कर रही हूँ तो ये टाइप होना चाहिए किस में, इटैलिक्स में। इसलिए मैम इतनी मेहनत कर रही हैं, अंडरलाइन कर रही हैं। ठीक है, सजाने के लिए नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्या कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग सिम्टम्स पे आ जाएं तो वजाइनल डिस्चार्ज एक सिम्टम है, और बहुत ज़्यादा थिक वजाइनल डिस्चार्ज इसमें मिलेगा, और डिस्चार्ज कुड बी ऑफ येलो और ग्रीन कलर। येलो या ग्रीन कलर का वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है किसी भी विमेन की बॉडी में अगर उसको क्या है, गोनोरिया है तो। इसके अलावा सेम क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, यूरिन पास करने में भी, या फिर कुछ अनयूजुअल डिस्चार्ज हो सकता है किसके अंदर, एनस के अंदर भी। एनस से भी कुछ अनयूजुअल बर्निंग सेंसेशन वाला डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और, जैसे कि इसमें येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, वैसे ही मेल मन होता है अगर वो पर्सन सफर से। इसके अलावा क्या, यूरेथ्रल इचिंग भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर दो डिजीज कवर कर ली है, एक हमने कवर करी है क्लेमाइडिया, दूसरी हम लोगों ने कवर करी है गोनोरिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिजीज इज हेपाटाइटिस। नेक्स्ट डिजीज इज बच्चों हेपाटाइटिस। अब ये जो हेपाटाइटिस है ना बच्चों, ये ABCDE इन सारी तरह की हेपेटाइटिस होती है, A to E हम लोग लिख देते हैं, और ये कॉज होती है वायरस से जो कि है हिपैटो वायरस से।
अब क्या आप मुझे ये बताने का कष्ट करोगे कि हिपैटो वर्ड हम लोग कौन से बॉडी के ऑर्गन के लिए यूज करते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि हिपैटो वर्ड हम लोग बॉडी के कौन से ऑर्गन के साथ बहुत ज्यादा यूज करते हैं? जल्दी। अगर आपने पढ़ा होता डाइजेशन तो आपको पता होता कि हम लोग लिवर के साथ यूज करते हैं, यानी कि ये वो डिजीज है जिसमें क्या हो रहा है, लिवर इज गेटिंग इन्फेक्टेड। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं इन केस ऑफ हेपेटाइटिस डिजीज। अब हेपेटाइटिस डिजीज, ठीक है, अब हमने बात करी कि A to E मतलब इतनी तरह की हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस डिजीज होती है। तो जो हेपेटाइटिस ई है ना बच्चों, हेपेटाइटिस ई, ये जो लास्ट वाली हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ई बहुत ज़्यादा रेयर है ना, बहुत ज़्यादा रेयर है, यानी कि बहुत कम लोगों में ये डिजीज़ होती है। अच्छी बात है ना, रेयर है तो बहुत कम लोगों में होगी। अब ये लिवर जो इन्फेक्ट हो रहा है, इस लिवर में इन एक्चुअल हो क्या रहा है, लिवर के साथ हो क्या रहा है, बेचारे लिवर के साथ ये डिजीज़, ये वायरस कर क्या रहा है? तो बच्चों, लिवर में होती है इन्फ्लामेशन। क्या हो रही है? इन्फ्लामेशन हो रही है, और इन्फ्लामेशन के वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम कॉज होती है। नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी तरह की डिजीजेस क्या होती हैं, ये सारे तरह के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और सिम्टम आप मुझे बता सकते हो इसी से रिलेटेड? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब इसके अलावा जो आपको मेजरली सिम्टम्स याद रखने हैं, दैट आर डार्क कलर की यूरिन हो जाती है, यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। ठीक है, बॉडी में फटीग रहता है, ये तो कॉमन सिम्टम में आ जाता है, बट बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या रह रहा है, बॉडी में रह रहा है बच्चों फटीग, यानी कि बहुत थकान रह रही है ना, बिना बात के थके हुए हो, है ना। वैसे तो ये सब में रह रही है आजकल, बट स्टिल बिना बात के थके हुए हो। इसके अलावा क्या हो सकता है? जॉन्डिस। ठीक है, क्लियर है। तो ये था बच्चों हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कौन कॉज कर रहा है? हिपैटोवायरसेस। और हिपैटोवायरसेस की जब हम लोग बात करते हैं, हिपैटो वर्ड इज रिलेटेड टू लिवर। बायो ऐसे ही याद रखनी है कि कौन सा वर्ड किससे रिलेटेड है, और बहुत इजी हो जाता है ना। अगर आपको पता है कि हिपैटो वर्ड किससे रिलेटेड है, लिवर से, तो कुछ लिख के आओ या ना आओ, एक लाइन जरूर लिख के आओगे कि किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके लिवर से। ठीक है, क्लियर है। Now, next disease is herpes. Next disease is herpes. ठीक है, अब बच्चों जब हम लोग हर्पिस की बात करते हैं तो ये कॉज होती है HSV वायरस से। HSV इज हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। किससे कॉज हो रही है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। अब सिंपल वायरस है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं कर रहा बॉडी में, इफेक्ट ही नहीं कर रहा, इन्फेक्ट ही नहीं कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, अगर हम लोग इसके सिम्टम्स देखें तो ये क्या करता है, ये आपको कोल्ड सोर्स या ब्लिस्टर्स करेगा। ये क्या करता है? सिम्टम्स इसके क्या है? कोल्ड सोर्स या ब्लिस्टर्स बॉडी पे आपको दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या कर रहा है? इसके अलावा ये क्या कर रहा है, अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये जो ब्लिस्टर्स होंगे ना, ये आपके माउथ में, है ना, ये आपके माउथ में आपको दिखेंगे।
ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन्स पे आपको दिखेंगे। और अगर हम लोग इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ओरल सेक्स, एनल सेक्स, ठीक है, नॉर्मल कॉइटस, इन सब से, वजाइनल सेक्स, नॉर्मल कॉइटस से ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिट होता है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हर्पिस की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स कब आने शुरू कर होते हैं हमें पता है। अगर हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो हम लोग उधर पर बहुत सारे टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपको पता हो, जैसे अगर हम लोग एड्स की स्पेसिफिकली बात करें, तो एड्स वायरस आपकी बॉडी में भले ही आ जाया हो, लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत लेट शो होते हैं। सेम हर्पिस की अगर हम लोग बात करें तो इसके सिम्टम्स कब शो होते हैं आपको, जब ये वायरस आ गया है। वायरस आने के 5 से 20 डेज बाद इसके सिम्टम्स आपकी बॉडी पे शो होने शुरू होंगे, ठीक है। और ये HSV वायरस ना 1 और 2 दो तरह का होता है, ठीक है। HSV वायरस 1 और 2 दो तरह का होता है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट डिजीज। और नेक्स्ट डिजीज है सबकी, मतलब सबको पता है इस डिजीज के बारे में, दैट इज एड्स। और जो नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उसमें हम लोग इसकी पूरी लाइफ साइकिल भी देखते हैं। तो कौन कॉज कर रहा है, ये कॉज कर रहा है HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। HIV कॉज कर रहा है क्या, एड्स। अब जब हम लोग एड्स की फुल फॉर्म पता है ना, ये मत बोलना फुल फॉर्म नहीं पढ़ता, 12वीं में आ गए हो है ना, 8वीं के बच्चे नहीं हो जो आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगी, फिर भी लिख देती हूँ। एड्स इज acquired इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ठीक है। अब जब हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसके सिम्टम्स बहुत लेट आ सकते हैं ना, 5 महीने से आपको 10-15 साल लग सकते हैं कि ये वायरस आके बस बैठ गया है और आपकी बॉडी धीरे 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 क्या कर रहा है, खराब कर रहा है ना। और आपको पता होगा अभी क्योर भी नहीं मिला है इसका प्रॉपर, ठीक है। तो सिम्टम्स इसके क्या आते हैं, बहुत लेट सिम्टम्स आते हैं। और अगर हम लोग सिम्टम्स की इन पर्टिकुलर बात करें तो सिम्टम्स कुड बी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेट पे वेट लॉस होता है, ठीक है। फटीग रहेगा, वेट लॉस होगा, फटीग रहेगा, वेट लॉस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेट पे वेट लॉस होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या रह रहा है, फटीग रहेगा यानी कि थकान रहेगी। अब डायरिया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। डायरिया पता है ना, बताओ डायरिया पता है ना, ऑल्दो हम लोग इसके बारे में अगले चैप्टर में बात करेंगे, फिर भी पता है या नहीं है, जल्दी बताओ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी, ठीक है। इसके अलावा स्वॉलोइंग में, स्वॉलोइंग क्या होता है, स्वॉलोइंग होता है बच्चों जो आप खाना स्वॉलो करते हो यानी अंदर गटक रहे हो, तो स्वॉलोइंग में भी क्या हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, है ना, ये गटकने को स्वॉलोइंग कहते हैं। ऐसी डायरिया जब बहुत एक्सट्रीम रेट पे क्या होता है, एक्सट्रीम रेट पे फीसेस डिस्चार्ज होती है या इजेक्शन हो रहा होता है बहुत सारे लिक्विड के साथ, तो हम लोग उसको बोलते हैं डायरिया, ठीक है। ये हम लोगों ने कर ली है 5 डिजीजेस। इसके अलावा हमारी एक डिजीज़ है जिसका नाम है सिफिलिस, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ सिफिलिस। आपने ये वर्ड सुना होगा है ना, बहुत बार आप पहले भी पढ़ चुके होंगे सिफिलिस को। तो अगर मैं सिफिलिस की बात करूं तो ये कौन कॉज कर रहा है, ये कर रहा है बच्चों ट्रिपोनिमा पैलिडियम। कौन कॉज कर रहा है, ट्रिपोनिमा
पैलिडियम। आप जब बोर्ड्स दोगे तो बच्चों प्लीज अंडरलाइन करना मत भूलना, टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, खच 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 सारा काट देंगे, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है सिफिलिस, कौन कर रहा है कॉज, ट्रिपोनेमा पैलिडियम कॉज कर रहा है, ठीक है। अब ये अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें तो जो क्या कहते हैं उनको, पेनफुल सोर्स, मतलब ये ना ये डिजीजेस भी स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो अगर हम लोग इसकी फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसमें आपको हो जाता है पेनफुल सोर्स मिलेंगे, ठीक है। अल्सर्स आपकी बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, अल्सर्स मिलेंगे, पेनफुल सोर्स मिलेंगे, ठीक है। जो जिसके अंदर से क्या कह सकते हैं हम लोग उस चीज़ को, ये सोर्स आपको कहाँ पर मिल सकते हैं, ये आपको एनस में, वजाइना में, पीनस में, माउथ में, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे आपको ये सोर्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं बच्चों एनस में, वजाइना में, और कहाँ मिल रहे हैं, और कहाँ मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं पीनस में या माउथ में, ठीक है। ये बात होगी जब हमारा फर्स्ट है ना, फर्स्ट स्टेज चल रही है। सेकेंड स्टेज यानी कि 3 महीने बाद ये जो सोर्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसके अलावा रैशेस सेकेंड स्टेज पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रैशेस होते हैं, रेड कलर के रैशेस बॉडी पे, पाम पे दिखने लग जाते हैं इन केस ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ सिफिलिस, ठीक है। पूरी बॉडी पे ये सारे क्या होते हैं, दिखते हैं, बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा किसका, सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस में हमने 2 स्टेजेस के बारे में बात करी है, स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे, ठीक है। रैशेस कहाँ हो रखे हैं, ऑल ओवर बॉडी पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिजीज जो हमें पढ़नी है, नेक्स्ट डिजीज इज बच्चों ट्राइकोमोनियासिस। क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। कहाँ पढ़ा है आपने ये, पहले याद करो, कहाँ पढ़ा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा था और कौन सी क्लास में पढ़ा था, क्योंकि 12th तो हम लोग कर ही रहे हैं अभी, 12th में पिछले चैप्टर में तो हमने ये नहीं पढ़ा है ना। तो ये बताओ ये कौन से क्लास में आपने ये वर्ड पढ़ा है, ट्राइकोमोनियासिस, कहाँ पढ़ा है, बताओ बच्चों। आपने पढ़ा होगा किसमें, ये एनिमल किंगडम में या प्रोटोजोन्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये कौन कॉज कर रहा है, ये कॉज कर रहा है ट्राइकोमेनिया वैजिनालिस, वैजिनालिस कौन है कॉजिंग एजेंट इसका, इसका कॉजिंग एजेंट इस बच्चों ट्राइकोमेनिया वैजिनालिस। अब जब हम लोग इनके सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो सिम्टम्स में क्या होगा, जेनाइटल इचिंग होगी, खुद बता रहा है वैजिनालिस क्या हो रहा है, जेनाइटल इचिंग होगी, इचिंग की स्पेलिंग भी गलत लिख रही हूँ है ना, जेनाइटल इचिंग होगी, और वजाइना पे बहुत ज़्यादा रेडनेस कॉज हो जाएगी, वजाइना पे क्या हो रहा है, रेडनेस हो रही है। अब रेडनेस के अलावा, इन दोनों चीज़ों के अलावा बर्निंग सेंसेशन रहेगी विद स्ट्रॉन्ग ओडोर, है ना, बहुत स्मेल होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग ओडोर होगी, किसकी, वजाइनल डिस्चार्ज की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एब्डोमिनल पेन रहेगा विमेन में, ठीक है। इसके अलावा मेल्स की अगर हम लोग बात करें तो मेल्स में क्या हो रहा है, मेल्स में भी पिनाइल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि पीनस से कुछ अनयूजुअल डिस्चार्ज रहेगा। डिस्चार्ज के अलावा पेनफुल यूरिनेशन भी एक तरह का क्या हो सकती है, सिम्टम हो सकती है इन केस ऑफ ट्राइकोमेनियासिस, ठीक है। क्लियर है, जेनाइटल इचिंग, वजाइना पे रेडनेस, ठीक है। वजाइना पे रेडनेस के अलावा हमने और क्या बात करी थी, जेनाइटल डिस्चार्ज होगा, जेनाइटल डिस्चार्ज में जो वजाइनल डिस्चार्ज होगा उसकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग ओडोर होगी, और क्या होगा, मेल्स की अगर बात करें तो पेनाइल डिस्चार्ज, पेनफुल यूरिनेशन, और एक जो कॉमन सिम्टम हम लोग देख सकते हैं दैट इज एब्डोमिनल पेन,
है ना, एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट रहेगा, है ना, एक डिस्कम्फर्ट रहेगा इन केस ऑफ ट्राइकोमेनियासिस। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट डिजीज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज जेनाइटल वॉर्ट्स। कौन सी डिजीज है? डिजीज का नाम है बच्चों जेनाइटल वॉर्ट्स। अब बच्चों जब हम लोग इस डिजीज के बारे में बात करते हैं दैट इज जेनाइटल वॉर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो कॉजिंग एजेंट है दैट इज अ वायरस, और उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या नाम है? वायरस का नाम है बच्चों ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं, इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हमें जेनाइटल वॉर्ट्स के देखने पड़ते हैं, तो कुछ सिम्टम्स क्या है, कुछ जो हमारे बेसिक सिम्टम्स जो सब में है दैट इज वजाइनल डिस्चार्ज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा इचिंग और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, और इचिंग जो होगी ना वो काफी पेनफुल इचिंग रहेगी। इसके अलावा जेनाइटल पार्ट्स पे आपको बम्प्स यानी कि छोटे छोटे पिंपल टाइप स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके बच्चों? इसके सिम्टम्स है वजाइनल डिस्चार्ज, पेनफुल इचिंग, ठीक है, इसके अलावा बम्प्स ऑन जेनाइटल्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो दोनों के जेनाइटल्स पे बम्प्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा? पेनफुल यूरिनेशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमारी खत्म होती है सारी डिजीजेस जो हमें पढ़ना था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यहाँ पर खत्म होती है। तो हम देखें तो हमने कितनी डिजीज करी हैं? 2, 5 और 8 हम लोगों ने टोटल इन टोटल एसटीडीज के बारे में पढ़ा हुआ है। अब लास्ट टॉपिक जो आज का रहेगा दैट इज प्रिवेंशन। और जब बच्चों हम लोग प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन यानी कि हम किसी डिजीज से कैसे बच सकते हैं, है ना, कि वो डिजीज हमें हो ही ना। तो जब हम लोग स्पेसिफिकली एसटीडीज के बारे में बात करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बात करते हैं, तो एक जो सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी भी एसटीडी से प्रिवेंट होने का दैट इज ड्यूरिंग कोइटस, या फिर अवॉइड, फर्स्ट तरीका क्या है? अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस। ठीक है, पहला तरीका क्या है? दैट इज टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, क्योंकि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा तो सीमेन एक्सचेंज करेगा, और अगर दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर भी एसटीडी है उस पार्टनर को, तो दूसरे अनइंफेक्टेड पर्सन को वो जानी ही जानी है, ट्रांसमिट होनी ही होनी है। ठीक है, दूसरा क्या है? और दूसरा क्या है? हमने बात करी थी इससे पहले वाले लेक्चर में कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की, वहां पर हमने एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पढ़ा था जिसका नाम था कॉन्डम्स, है ना। तो कॉन्डम्स के बारे में, मेल कॉन्डम्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक तो ये कॉन्ट्रासेप्शन कर रहे हैं, ये बैरियर क्रिएट कर रहे हैं किसके बीच में? मेल स्पर्म के बीच में और ओवा के बीच में, करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रिफरेबली यूज हो रहे हैं, उसका दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था बच्चों क्योंकि ये प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम एसटीडीज। तो दूसरा प्रिवेंशन का मेथड क्या हो सकता है? यूज ऑफ कॉन्डम्स, करेक्ट है। यूज ऑफ कॉन्डम्स के थ्रू भी इनको प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, थर्ड प्रिवेंशन क्या हो सकता है? अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स या स्ट्रेंजर्स।
अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उनकी मेडिकल हिस्ट्री, अगर हम लोग स्ट्रेंजर्स की बात करें, वी डोंट नो दी मेडिकल हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन, है ना। और अगर अनप्रोटेक्टेड कोइटस होता है तो देयर वेरी हाई चांसेस कि वो डिजीज ट्रांसमिट हो जाए। अब प्रिवेंट करना ही क्यों है? प्रिवेंट बच्चों इसलिए करना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 3 डिजीज ऐसी हैं, सिर्फ 3 एसटीडी ऐसी हैं जो क्योरेबल नहीं है। बाकी सारी तो क्योर हो जाएगी, लेकिन 3 एसटीडीज जो बहुत इजीली ट्रांसमिट हो सकती है और वो क्योरेबल नहीं है। अब कोई चीज क्योर ही नहीं हो सकती यानी कि कोई चीज ठीक ही नहीं हो सकती। तो ठीक नहीं हो सकती है तो सिर्फ उससे बचा जा सकता है, क्योंकि अगर एक बार वो डिजीज हो गई तो ठीक होने की कोई चांसेस नहीं है। बस फिर दिन आपकी जिंदगी में क्या होता है, उस पर्सन की जिंदगी में कुछ दिन ऐड होते रहते हैं, है ना। तो कौन सी वो 3 डिजीज है विच आर नॉट क्योरेबल? पहली है बच्चों HIV इन्फेक्शन, ठीक है। सेकेंड इज हेपेटाइटिस बी। थर्ड क्या है? थर्ड है बच्चों हमारा जेनाइटल हर्पिस, ठीक है। ये तीनों ऐसी एसटीडीज है विच कैन नॉट बी क्योर्ड, ये नॉन क्योरेबल है, करेक्ट है। अब क्योंकि ये नॉन क्योरेबल है, क्योर नहीं हो सकती, तो हमें इनसे प्रिवेंट करके रखना है, अपने आप को प्रिवेंशन करके रखना है। वो लाइन है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि ये डिजीजेस ना हो, क्योंकि हो गई तो क्योर नहीं है ना। बाकी एसटीडीज भी बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं, तो बच के रहना है ना। तो विद दिस आज का लेक्चर खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और आज हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया है। बच्चों आज सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। इसके अलावा हमने पढ़ा RU 486 का मैकेनिज्म, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ा। कुछ जो डिजीजेस हमने पढ़ी, क्लेमाइडिया हमने पढ़ा, गोनोरिया हमने पढ़ा, हेपेटाइटिस हिपैटो यानी कि लिवर के बारे में, लिवर से रिलेटेड, ठीक है। फिर हर्पिस, एड्स, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस और जेनाइटल वॉर्ट्स, इन 8 डिजीजेस के बारे में पढ़ा, और हमने एट दी एंड आज कवर करा कि प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो। नेक्स्ट लेक्चर में इनफर्टिलिटी कवर करने वाले हैं, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।